हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पढ़वर्ब। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस और क्विजेज आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारी जो पहली न्यूज़ है वो ये है कि हाल ही में किस राज्य ने शैक्षिक पाठ्यक्रमों में SC/ST आरक्षण बढ़ाया है और SC/BC कोटा लागू किया है। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड। देखो हुआ क्या है कि अभी ओडिशा गवर्नमेंट ने अपने यहाँ पर रिजर्वेशन बढ़ा दिया है। SC/STs का रिजर्वेशन लगभग डबल कर दिया है। ठीक है, और साथ ही साथ वहाँ पे SC/BC कोटा भी दिया है। SC/BC का मतलब होता है कि जो बाकी राज्यों में या सेंटर के लिस्ट में हम OBCs बोलते हैं जिनको, उन्हीं को ओडिशा में SC/BC बोला जा रहा है स्टेट लेवल पे। ठीक है, तो देखो हुआ क्या है कि ST का रिजर्वेशन जो है वो 12% से बढ़ाकर 22.5% कर दिया गया है और SC का रिजर्वेशन 8% से बढ़ा के 16.25% कर दिया गया है। ठीक है, तो ये लगभग दोगुनी कर दी गई है, लगभग 2x का जंप है ये रिजर्वेशन में ओडिशा के अंदर। ठीक है, तो SC/BC रिजर्वेशन में क्या किया गया है कि 11.25% का यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है SC/BC का। SC/BC से कंफ्यूज मत होइएगा, ये OBC कम्युनिटी ही है जो ओडिशा में इनको SC/BC बोलते हैं। ठीक है, तो ये OBC कम्युनिटी ही है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज़ बता दो कि जो OBC रिजर्वेशन आया था वो किस अमेंडमेंट से आया था। ठीक है, OBC रिजर्वेशन किस अमेंडमेंट से आया था और साथ ही साथ किस कमीशन के रिपोर्ट पे आया था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए जल्दी से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि विच यूनिवर्सिटी लॉन्च द शिक्षा पत्री टूर। ठीक है, क्या है शिक्षा पत्री टूर, किस विश्वविद्यालय में शुरू किया गया। ये UK की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है जहाँ की एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है बोडलियन लाइब्रेरी। ठीक है, क्या नाम है, बोडलियन लाइब्रेरी। ये UK की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी सिस्टम लाइब्रेरी है, लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी सिस्टम है इन UK। ठीक है, उत्तराखंड वाला नहीं, यूनाइटेड किंगडम वाला। ठीक है, तो वहाँ की ये सबसे बड़ी लाइब्रेरी सिस्टम है। उन्होंने क्या लॉन्च किया है, शिक्षा पत्री टूर। क्यों? क्योंकि शिक्षा पत्री की 200वीं एनिवर्सरी पूरी हुई है अभी। शिक्षा पत्री क्या है, तो ये हिंदू ट्रेडिशन से रिलेटेड है जिसे 1826 में गुजरात के अंदर वाटाल एरिया पड़ता है, वहाँ पे सहजानंद स्वामी या जिनको लॉर्ड स्वामी नारायण कहते हैं, इन्होंने इसको लिखा था। ठीक है, बाद में इन्होंने ब्रिटिशर्स में उस टाइम पे जो बॉम्बे के गवर्नर थे, ब्रिटिश गवर्नर थे बॉम्बे के, उन गवर्नर को इन्होंने ये भेंट किया था इसका ओरिजिनल कॉपी। तो ये जो शिक्षा पत्री है ये ओरिजिनल कॉपी उनके पास ही रखी है अभी तक लंदन में। ठीक है, तो उसकी 200वीं एनिवर्सरी हुई है तो ये उस पर एक टूर निकाल रहे हैं, एक यात्रा निकाल रहे हैं। चलो अगली न्यूज़ क्या है, विच कंट्री रिसेंटली रिकॉर्डेड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट नेशन वाइड इंटरनेट शटडाउन। देखो फिर हम घूम फिर के ईरान US वॉर पे ही डेली एक ना एक न्यूज़ हमें मिल जाती है। ईरान US वॉर जो चल रही है इसकी वजह से ईरान में दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा, मतलब सबसे लंबा आप बोल सकते हो नेशन वाइड। देखो हमारे यहाँ वैसे सबसे लंबा शटडाउन हुआ है इंटरनेट का भारत में, मगर जगह पूरे राष्ट्र में हमारे नहीं हुआ था। तो ये राष्ट्रव्यापी सबसे बड़ा इंटरनेट ब्लॉकआउट है जो हुआ है ईरान में। कहाँ पे हुआ है, ईरान में। ईरान वॉर जब से शुरू हुई तब से लेके अभी तक वहाँ पे इंटरनेट में एक तरीके से बोल सकते हो डिजिटल अंधकार आ गया है। ठीक है, तो कितने दिन का यहाँ हो गया, अभी तक ये 37 दिन इनको हो गए हैं। कितने दिन हो गए हैं, 37 दिन इनको हो गए हैं इंटरनेट ब्लॉकआउट हुए, इंटरनेट ब्लैकआउट हुए। 37 दिन यहाँ पे हो चुके हैं, इंटरनेट नहीं इतने दिन से यहाँ पे नहीं आ रहा। भारत का क्या देख लेते हैं क्या सीन है। भारत में अब तक का लॉन्गेस्ट कितना है, 552 दिन था। ठीक है, कहाँ पे था, जम्मू एंड कश्मीर में। आप ध्यान दो, जब आर्टिकल 370 हटाने की बात चल रही थी ना, उस टाइम पे ये सब चीज़ें की गई थी। आर्टिकल 370 हमने जब हटाया था उस टाइम पे हमने JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट ब्लैकआउट किया था 552 दिन तक लगातार। ये इंडिया की हिस्ट्री का अब तक का लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड है जब कहीं पर इंटरनेट नहीं दिया गया था। अगली न्यूज़ है, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड अ 2-day वीकली हॉलीडे टू सेव फ्यूल। देखो हाल ही में हुआ क्या है कि नेपाल, ठीक है, नेपाल में ये हुआ है, इन्होंने बोला है कि अब हम सैटरडे संडे दोनों दिन ऑफ देंगे ताकि हमारा फ्यूल बचे। ठीक, ये देखो अभी ये भाई साहब यहाँ के क्या बने थे, PM बने थे, और इनके जो दोस्त थे, ठीक है, देखो ये सिंगर थे, पहले रैपर थे। ठीक है, ये क्या थे, रैपर। ठीक है, और ये क्या थे, DJ। तो अब रैपर वाले भाई साहब बन गए PM, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, और DJ भाई साहब क्या बन गए, होम मिनिस्टर। ठीक है, बहुत फिल्मी यहाँ पे कहानी है, बट अच्छी चीज़ है। अब ये काम ठीक ठाक कर रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी इंस्पायर्ड लग रहे हैं।
तो नेपाल ने क्या किया है कि 2 दिन का वीकली ऑफ अनाउंस किया, सैटरडे और संडे को सॉरी, टू टैकल द फ्यूल क्राइसिस, क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो फ्यूल कंजप्शन कम करना है। फ्यूल कंजप्शन कम करने से क्या होगा, देखो जब भी कोई कंट्री फ्यूल इंपोर्ट करती है ना, जब भी कोई कंट्री फ्यूल को इंपोर्ट करती है तो वो अपनी करेंसी में पेमेंट नहीं करती है, वो दूसरे कंट्री को किस में पेमेंट करती है, डॉलर्स में, ठीक है। इसी का कॉन्सेप्ट था पेट्रो डॉलर का। हालांकि अभी थोड़ा सा इशू चल रहा है, तो ईरान ने बोला कि हम युआन में, जो चाइनीज़ करेंसी, उसमें पेमेंट लेंगे, बट फिर भी हम, आप ये मान के चलो कि जो डॉलर है उसको आमतौर पे ज़्यादातर कंट्रीज़ फॉरेन करेंसी या फिर फॉरेक्स के फॉर्म में रखती हैं। किस फॉर्म में रखती हैं, फॉरेक्स के फॉर्म में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है। तो इस रिज़र्व को अगर आप फ्यूल खरीदोगे तो ये रिज़र्व आपका कम होता जाएगा, और अगर रिज़र्व ज़्यादा कम हो गया तो आपका जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड है, ठीक है, वो ट्रेड हैम्पर होगा, वो ट्रेड आपका नुकसान में जाएगा। तो अगर आपके पास फॉरेक्स रिजर्व ही खत्म हो गए तो आपका दुनिया से जो ट्रेड है वो कट हो जाएगा, जिसकी वजह से आगे और बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इससे बचने के लिए नेपाल गवर्नमेंट ने बोला कि हम पहले से ही 2 दिन का ऑफ दे रहे हैं ताकि आगे चल के ऐसी दिक्कतें ना आए। अगली न्यूज़ है, बाई व्हाट परसेंटेज डिड द वेल्थ ऑफ इंडिविजुअल्स विद ओवर ₹1000 करोड़ ग्रो बिटवीन 2019 टू 2025। देखो ये भारत से रिलेटेड बात कर रहा है, ठीक है, किससे रिलेटेड बात कर रहा है, भारत से। भारत को लेके अभी एक रिपोर्ट आई है जो कह रही है कि 2019 से 25 के बीच में 1000 करोड़ से अधिक की संपत्ति रखने वाले व्यक्तियों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ये संपत्ति में वृद्धि पूछ रहा है, ठीक है। देखो 227% तो संपत्ति में वृद्धि है, ठीक है, कितना, 227%। 77% वृद्धि है इन अरबपतियों में, कि इन अरबपतियों की संख्या में। तो जो यहाँ पे हमारे यहाँ बिलियनियर्स हैं, उन बिलियनियर्स की नंबर, मतलब इतने बिलियनियर्स बढ़ चुके हैं भारत में, वो 77% है। 77% बिलियनियर्स बढ़े हैं और 227% क्या बढ़ा है, उनकी वेल्थ बढ़ी। ये बात समझ में आ गया। चलो, तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, 227%। अगर यहीं पे ये वेल्थ ना लिखा होता, वेल्थ की जगह नंबर लिखा होता, तब हम क्या बोलते कि ये 77% आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर अभी के लिए क्या है, 227%। पूरी न्यूज़ देखते हैं क्या है कि हाल ही में सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी स्टडी ने, ठीक है, सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ने एक स्टडी की है जिसमें ये रिपोर्ट इन्होंने दिया है कि 77% बिलियनर्स बढ़ गए हैं और 227% उनकी वेल्थ बढ़ गई। कब से कब तक के बीच में बढ़ी है, 2019 से लेकर 25 तक, ठीक है। चलो, आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं डाउन टू अर्थ की। इन्होंने इस चीज़ को इतना, आप बोल सकते हो कि सही से एनालाइज़ किया है कि इन्होंने बोला है कि आज की जो सिचुएशन है भारत में ना, इनइक्वालिटी की, किसकी सिचुएशन, इनइक्वालिटी की, ठीक है, असमानता भारत में इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि ये ब्रिटिश इंडिया की तरह हो चुका है। जैसा ब्रिटिश भारत में असमानता थी जिस स्तर की कि टॉप के 1% के पास अधिकांश वेल्थ थी, वैसी अभी हो गया है, ठीक है। ये बहुत ही क्रिटिकल लाइन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। देखो ये क्या कह रहे हैं अपने रिपोर्ट में कि टुडे इंडिया इज़ विटनेसिंग इनइक्वालिटी एट लेवल्स दैट आर कंपेरेबल टू कॉलोनियल टाइम्स। कंट्री के 1% टॉप के लोगों के पास 40% संपत्ति है राष्ट्र की। समझ में आ रहा है। टॉप 10% के पास 60% नेशनल इनकम है, जबकि बॉटम 50% के पास सिर्फ 15% है। ठीक है, आप ध्यान से इस चीज़ को याद कर, ध्यान देना इस चीज़ को। टॉप पे कितना है, टॉप के जो 10% लोग हैं उनके पास 60% वेल्थ का या रिसोर्सेज हैं। बॉटम के 50% के पास, बॉटम के 50% के पास कितना है, सिर्फ 15%। आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा असमानताएं हैं। ठीक है, कितना ज़्यादा असमानता है यहाँ पे। आपको ये ध्यान से देखो, तब आपको पता चलेगा कि हम जो विकसित भारत या फिर विश्वगुरु बन रहे हैं उस विश्वगुरु की सच्चाई क्या है। कुछ लोग काफ़ी पीछे छूटते जा रहे हैं, कुछ लोग बहुत आगे निकल जा रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पर अब ध्यान देना पड़ेगा कि हम लोगों को ऐसे स्किल्स दें कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का वो कुछ हद तक इक्विटेबल हो पाए। इतना ज़्यादा डिफरेंस तो ना ही रहना चाहिए। ठीक है, चलो अगली न्यूज़ हम देखते हैं। विच लूनर फीचर हैज़ हाईलाइटेड इन द इमेज शेयर्ड बाई नासाज आर्टेमिस सेकंड क्रू। ठीक है, देखो ये प्रश्न बनाने का मेरा मकसद यही था कि आपको बस एक चीज़ का नाम पता चल जाए जिसका नाम है ओरिएंटल बेसिन। क्या नाम है, ओरिएंटल बेसिन। ठीक है, अगर एग्जाम में आएगा तो सिर्फ यही आएगा, अदरवाइज़ ये नहीं पूछेगा कि उन्होंने फ़ोटो खींच के भेजी कि नहीं आर्टेमिस सेकंड से मून की। ये आपको ध्यान देना है कि पहली बार हो रहा है, इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि ह्यूमंस इस पार्ट को, मून को नेकेड आई से अपने देखे हैं। मतलब जो आर्टेमिस सेकंड में गए हैं उन्होंने इसकी पिक्चर क्लिक की है, इसको देखा है उन्होंने अपनी आँख से। ये देखो, ये मून की फ़ोटो उन्होंने भेजी आर्टेमिस सेकंड मिशन से। इस मिशन पे इन्होंने दिखाया है कि ये पहली बार ये दिखा रहे हैं ओरिएंटल बेसिन। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम ये ऐसा दिखा रहे हैं। ये अभी तक बहुत ही छिपा हुआ पार्ट था मून का जो क्लियरली ह्यूमन आई ने नहीं देखा था। ठीक है, चलो अगला न्यूज़ है हमारा अकॉर्डिंग टू द लैंसेट स्टडी। देखो इंडिया को लेके आज 2 स्टडीज़ आई हैं, दोनों में रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं है बिल्कुल भी।
ठीक। तो आज अब ये वाली पहले प्रश्न अपना देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द लैंसेट स्टडी विच कंट्री रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ मैटरनल डेथ इन 2023। 2023 में किस देश में मातृ मृत्यु की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई। चिंता मत करो, हमने टॉप नहीं किया है इसमें, मगर हाँ सेकंड टॉप में हम हैं। तो जो टॉप किया है वो कौन सा कंट्री है, नाइजीरिया। किसने टॉप किया है, नाइजीरिया। नाइजीरिया फर्स्ट पे था 2023 में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा माओ की डेथ हुई थी, ठीक है। मैटरनल डेथ मतलब बोलते हैं हम जब प्रसव के दौरान जो भी मृत्यु हो रही है उनको। भारत की रैंक इसमें दूसरी आई है, ठीक है। तो ये बहुत ही आप बोल सकते हो कि एक धप्पा है हमारे लिए कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए हमारे लिए। तो देखो 5 कंट्रीज़ हैं इस लिस्ट में, जिनको देश तो 5 है, ठीक है, इनका शेयर 36% है। यहाँ भी इनइक्वालिटी है, बट ये इनइक्वालिटी उससे ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। 36% मैटरनल डेथ इन 5 देशों से हुई है, ठीक है। 36% मैटरनल डेथ इन 5 देशों से हुई है। ये 5 देश कौन से हैं, नाइजीरिया है, भारत है, इथोपिया, पाकिस्तान, कैमरून, ठीक है। नाइजीरिया, इंडिया, इथोपिया, पाकिस्तान, कैमरून, ये 5 देश हैं जहाँ पे 36% मतलब दुनिया के 1/3 से ज़्यादा मैटरनल डेथ्स हुई हैं लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। भारत में इसमें कुल डेथ कितनी हुई थी, 24,700। कुल 24,700 डेथ हुई थी भारत में 2023 में, ये सेकंड हाईएस्ट है, ठीक है। चलो अगली न्यूज़ थोड़ी पॉजिटिव हमारे लिए। वेयर वॉज द वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज 2026 हेल्ड। वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज़ कहाँ आयोजित की गई थी। आपके ऑप्शन से दुबई, टोक्यो, जकार्ता या बैंकॉक। तो राइट आंसर क्या है, बैंकॉक। बैंकॉक में अभी ये ऑर्गेनाइज़ किया गया, क्या, वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज़। तो देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भारत ने इसमें टॉप किया है। ये पहला टॉप है जो हमारे लिए अच्छा है आज की न्यूज़ में। अभी तक तो हम सिर्फ इनइक्वालिटी में टॉप कर रहे थे या तो फिर मैटरनल डेथ में टॉप कर रहे थे। इस न्यूज़ में हमारे लिए काफ़ी अच्छा स्पोर्ट्स न्यूज़ है ये, कि हमने मेडल टैली में टॉप किया है। हमारे टोटल 16 मेडल्स आए हैं। 16 में 7, 5, 4 कर दो, 7, 5, 4, 7 जी गोल्ड, 5 सिल्वर, ठीक है, और 4 ब्रॉन्ज, ठीक है। 7, 5, 4, 5 से ऐसे याद कर लो, तो 5 ऐसे मतलब सिल्वर, 5 सिल्वर आ गए, 7 गोल्ड और 4 ब्रॉन्ज, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें क्या है कि इसमें 18 साल की एक पायल नाग जी हैं, जिन्होंने शीतल देवी, जो अभी तक वर्ल्ड नंबर 1 थी पैरा आर्चरी में, उनको हराया है और गोल्ड जीता है, ठीक है। तो ये उभरते सितारे हैं भारत के, आप देखना आगे चल के हो सकता है काफ़ी अच्छा करे। तो भारत ने बैंकॉक में वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज़ में 16 पदक जीते हैं। चलो अगली न्यूज़ क्या है, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन मेंस लॉन्ग जंप एट द इंडियन एथलेटिक सीरीज़ 2026। भारतीय एथलेटिक सीरीज़ 2026 में पुरुष लंबी कूद में स्वर्ण पदक किसने जीता। आपके ऑप्शन से नीरज चोपड़ा, मुरली श्रीशंकर, तजिंदर पाल सिंह टूर और अविनाश सावले। तो राइट आंसर क्या है आपका, मुरली श्रीशंकर, ठीक है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इंडियन एथलेटिक्स सीरीज़ 2026 में। इन्होंने अब कितने टाइम में जीता है, 8.15 मीटर का लीप लिया इन्होंने, ठीक है। 8.15 मीटर का इनका लीप था। ये इकलौते एथलीट थे यहाँ पे जिन्होंने 8 मीटर का आंकड़ा क्रॉस किया था। 8 मीटर का आंकड़ा क्रॉस करने वाले इकलौते एथलीट थे, ठीक। और जो इसके साथ ही इन्होंने एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। आपको इतनी चीज़ें यहाँ पे याद रखनी। ऑन विच डेट इज़ नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या है, 5 अप्रैल को मनाया जाता है। अभी हाल ही में इसको लेके हमारे जो गृह मंत्री हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री, सबने बधाइयाँ दी। ये नेशनल मैरीटाइम डे ये कब मनाया जा रहा है, 5 अप्रैल को। तो अब ये देख लेते हैं कि मनाया क्यों जाता है, ठीक है। तो देखो 5 अप्रैल को 1919 में क्या हुआ था, 5 अप्रैल को 1919 में क्या हुआ था कि SS लॉयल्टी नाम का एक शिप था। क्या शिप था, SS लॉयल्टी। SS लॉयल्टी नाम का जो शिप था वो मुंबई से लंदन पहुंचा था 1919 में। ये पहला भारतीय के स्वामित्व में जहाज़ था, फर्स्ट इंडियन ओन्ड शिप था जो 5 अप्रैल को पहुंचा था मुंबई से लंदन। इसलिए हम इसकी याद में नेशनल मैरीटाइम डे मनाते हैं 5 अप्रैल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर।